पटना हूँ, मेरी तारीख सदियों की अमानत है। मैं क्या था और क्या हूँ, इससे कोई कैसे बेखबर होगा। बदलते वक्त ने मुझ में कई तब्दीलियाँ की हैं, मुझे पहचान पाएगा वही जो दीदावर होगा। मेरी मिट्टी की ज़रख़ेज़ी पे दुनिया रश्क करती है, कई आलिम सियासतदां इसी मिट्टी से जन्मे हैं। खुदा ने इल्म का इतना ख़जाना मुझको बख्शा है, खुदा बख्श लाइब्रेरी नाम इंसानों ने रखा है। एक पटना एक ऐसी जगह है जो एक दो नहीं कई नामों से उसको जाना गया। उसको सबसे पहले कुसुमपुर, पवनपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्रा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने पटना और मुस्लिम हुक्मरान ने उसको अजीमाबाद के नाम से दिया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी पटना सिटी से तकरीबन 85 मील की दूरी पर वाक़ है। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त अव्वल ने 415 से 454 क़ब्ल मसीह के दौरान कायम किया था। यहाँ चीन, तिब्बत, जावा, श्रीलंका और कोरिया वगैरह से सैकड़ों तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते थे। चीन के मशहूर सय्याह ह्यूनसांग ने यहाँ अपना काफ़ी वक्त गुजारा। उनके दौर में यहाँ 8500 तलबा और 1510 असातिज़ा मौजूद थे। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में हज़ारों बेशकीमत दस्तावेज़ मौजूद हैं और हिफाजत से रखे हुए हैं, जो नालंदा के शानदार माजी की दास्तान बयान कर रहे हैं। गोलघर एक तारीख़ी इमारत है। गोलघर की तामीर 1786 में हुई थी। 1770 के क़हत के पेश नज़र बरतानवी फ़ौज के लिए अनाज के ज़ख़ीरे को महफूज रखने की खातिर कैप्टन जॉन गस्टीन ने इसे बनवाया था। गोलघर की कुल ऊंचाई तकरीबन 28 मीटर है। इसकी दीवारों की चौड़ाई 3.5 मीटर है। इसके चारों तरफ घुमावदार सीढ़ियां हैं जो गोलघर के ऊपर तक जाती हैं। गोलघर के ऊपर से शहर और गंगा नदी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में कायम हुई, जो गंगा के किनारे वाक़ है। पटना यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू एक कदीमी और मशहूर शोबा है, जिसे 1928 में प्रोफेसर अज़ीमुद्दीन अहमद साहब ने कायम किया था। अज़ीमुद्दीन अहमद से जो यहाँ पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सदर शुबा हुए, वहाँ से लेके और अल्लामा जमील मजहरी तक और अख्तर रैनवी तक कि जो हिंदुस्तान में बहुत जानी पहचानी शख्सियतें हैं उर्दू अदब की, इन लोगों तक शोबे ने बराबर तरक्की का सफ़र तय किया और बड़े बड़े और लोग यहाँ से पैदा हुए। यहाँ के स्टूडेंट्स में प्रोफेसर शकीलुर रहमान जो मंत्री भी हुए सेंटर में और वाइस चांसलर भी हुए, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान जो भी वज़ीर हुए बिहार में, और अभी के मौजूदा लोगों में बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो जामे मिल्लिया में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और आला ओहदों पर हैं। और बड़े बड़े लोग आते रहे, अपने वक्त के अहम लोग मखदूम मोहिउद्दीन, नियाज़ हैदर और निशूर वादी, और जो टॉप के लोग थे इबादत बरेलवी, फिराक गोरखपुरी, आलम सरूर, जो उर्दू के नामी गिरामी लोग थे, वो सब यहाँ आते रहे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ, साल में 3-4 बड़े प्रोग्राम और लगभग हर महीने एक न एक अदबी प्रोग्राम यहाँ होता रहता है। उसमें हम स्टूडेंट्स को भी, अपने तालिब इल्मों को भी, जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं, वो भी हिस्सा लेते हैं, उनको इनामात भी देते हैं। हिंदुस्तान के जो अहम शोबे हैं, डिपार्टमेंट हैं, उर्दू के जो अहम शोबे हैं, उनमें ये एक पोजीशन इसकी है, इसकी एक हैसियत है। एक बात ख़ास ये है कि लड़कियों की तादाद जो है वो ज़्यादा रहती है और लड़कों की तादाद कम रहती है, या कम से कम बराबर ज़रूर रहती है। जितने लड़के रहते हैं उतनी लड़कियाँ रहती हैं। कलीमुद्दीन अहमद इस डिपार्टमेंट से किसी न किसी सूरत में जुड़े रहे। पद्मश्री कलीम आजिज़ जो आज
ہندوستان میں سب سے بڑے غزل کے شاعر ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر رہے. اب اتنا سا 2 جملے اپنے بارے میں کہہ دوں کہ میں خود 3 بار بلکہ 4 بار، 2 بار انگلینڈ اور 1 بار کھاڑی کے دیشوں میں اور 1 بار عمان کسی نہ کسی انٹرنیشنل سیمینار میں جا چکا ہوں، اور باقی سارے لوگ بھی کہیں نہ کہیں نیشنل انٹرنیشنل سیمینار میں جاتے رہتے ہیں. یہ ہمارا پریزنٹ ہے، وہ ہمارا ماضی تھا. شعبہ اردو کی ایک لائبریری بھی ہے جو 1936 میں قائم ہوئی تھی. یہ لائبریری اپنی کتابوں، مجموعوں اور دستاویزوں کے لیے طلباء کے بیچ بہت مشہور ہے. دیکھیے، شعبہ اردو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت قدیم اور عظیم شعبہ ہے ہمارا ہندوستان کا. تو جتنا قدیم شعبہ ہے اتنا ہی قدیم اس شعبے کی لائبریری بھی ہے. یہ لائبریری تقریباً 1936 کے بعد سے مستقل فعال رہی ہے. بچے استفادہ کرتے رہے ہیں اور روز بروز اس میں کتابوں کا اضافہ ہوتا رہا ہے. آج اس لائبریری میں 10,000 کتابیں تقریباً اہم موضوعات پہ موجود ہیں. خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری کے بانی خان بہادر خدابخش تھے. ان کی پیدائش 2 اگست 1842 کو ہوئی. شمالی بہار میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اوکھی، سیوان کے نزدیک، وہی ان کا آبائی مسکن تھا. ان کے والد محمد بخش ایک معمولی حیثیت کے زمیندار تھے اور انہی کے زمانے میں یہ خاندان پٹنہ چلا آیا. آج خدابخش لائبریری کی عمارت جس جگہ پر واقع ہے یہی ان لوگوں کا مکان تھا، یہی ان کی رہائش تھی. جو سب سے دلچسپ بات خدابخش کی شخصیت کی ہے وہ ان کی علم دوستی ہے. ایسی بہت کم آپ کو مثالیں ملیں گی جب کسی ایک شخص نے بہت زیادہ وسائل نہ ہونے کے باوجود ایک اتنا بڑا کتب خانہ تیار کیا ہو یا اتنے بڑے کتب خانے کو منظم کیا ہو. خدابخش کی حیات میں ہی 4,000 مخطوطات اکٹھا کیے جا چکے تھے اور ان مخطوطات میں بیشتر عربی زبان میں تھے، فارسی زبان میں تھے اور اردو زبان میں تھے. دراصل یہ کہانی کچھ اور پہلے سے ہی شروع ہوتی ہے، اور اگر اس کا پس منظر میں آپ کو بتاؤں تو خدابخش کے والد محمد بخش کو ہی مخطوطات جمع کرنے کا شوق تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 1400 مخطوطات جمع کیے تھے جنہیں انہوں نے ایک ذاتی کتب خانے کے طور پر منظم کیا اور اس کا نام انہوں نے کتب خانہ محمدیہ رکھا تھا. اپنے انتقال کے قبل انہوں نے خدابخش کے ذمے یہ کتب خانہ دیا اور خدابخش نے ایک سعادت مند بیٹے کی حیثیت سے اپنے والد کی اس وصیت کو پورا کیا اور 4,000 مخطوطات انہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے. اور اپنی حیات میں ہی انہوں نے 1891 عیسوی میں ایک پبلک ڈیڈ کے ذریعے ان تمام مخطوطات کو پٹنہ کے عوام کے لیے مختص کر دیا یا پٹنہ کے عوام کو وقف کر دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا. جب حکومت ہند نے اس لائبریری کو قومی اہمیت کا ادارہ قرار دیا تو خدابخش کو خراج عقیدت کے طور پر ان کا نام بھی اس لائبریری میں شامل کر لیا اور اب جو باضابطہ نام اس لائبریری کا ہے وہ خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری ہے. اور ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ ان کے آخر کے دن اچھے نہیں گزرے. 1905 کے بعد ان کی صحت برابر خراب رہی، فالج کا حملہ ہو گیا تھا، کوئی کام کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، قرض کا بوجھ چڑھ گیا تھا. تو اس اسرت اور اس تکلیف کے باوجود انہوں نے اپنی ان مخطوطات کو شاید اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا. اگر ایک مخطوطہ بھی اس وقت میں فروخت کر دیتے تو ان کی مالی مشکلات کا حل ہو سکتا تھا.
لیکن ان کی غیرت نے اور کتابوں سے جو ان کی محبت تھی اس نے یہ گوارا نہیں کیا۔ اردو کا اس شہر سے پرانا رشتہ ہے۔ آج بھی یہ شہر اردو زبان کی شمع روشن کیے ہوئے ہے۔ اردو کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ بہار سرکار بھی کتب خانوں اور مدرسوں کے ذریعے اردو زبان کی بقا اور فروغ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پٹنہ سٹی سے اردو کے کئی مشہور اخبار، رسالے اور ناول شائع ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ اردو اخباروں کو لوگ بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے لوگ اردو کی طرف آ رہے ہیں۔ کتابوں کا جہاں تک رینج کا سوال ہے، ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ اچھی کتابیں ہوں، اور اس لیے ہر طرح کی کتابیں ہم رکھتے ہیں، اسلامی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، اردو میں بھی، جس بھاشے میں لوگ پڑھنا چاہے ہم لوگ کے پاس یہ کتابیں ملے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، صرف انتظار ہے کہ اردو کی طرف دھیان دیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ بہار مسلمانوں کے تمام دوسرے صوبوں کے مقابلے میں جو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا سیاسی شعور نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ اور صحت مند ہے، وہ بہار میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادری زبان آتی ہے۔ مادری زبان آدمی کے محسوس کرنے کا آلہ ہے۔ جو شخص یا جو قوم مادری زبان سے محروم ہے وہ صحیح طور پہ سوچ سکتی ہے، نہ محسوس کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ بہار کے لوگ مادری زبان اپنی جانتے ہیں تو ان کو تمام سیاسی صورتحال کا بھی اندازہ ہے، اور وہ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں وہاں کمیونل ٹینشن، وہ سب سیکولرزم وغیرہ، وہاں آٹومیٹک جو انہرنٹ ہندوستان کی جو آپ کو خوبی یا خصوصیت دیکھنی ہو وہ بہار میں آپ کو نظر آئے گی۔ ان کا لہجہ، ان کا کھانا پینا، ان کا ملتا جلتا ہے، بس بہت بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ فلاں علاقے کا، یہ فلاں علاقے کا۔ پٹنہ سٹی میں اردو ادب سے لگاؤ، شعر و شاعری سے عشق نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ ایسے ہی ایک خاندان کی تیسری نسل کے ایک فرد سے اور کچھ مشہور شاعروں سے ملاقات۔ نثار عظیم آبادی کے بارے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ ان کی پیدائش 1896 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں خصوصاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کو پڑھتے ہوئے ممبر سے ان کی ہی شاعری سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے، وہ بہت گرم ہوئے، اور اسی دن شام میں آ کر انہوں نے اپنے سارے نظم، سارے قصیدے، سارے ربائی، سارے مرثیہ ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا۔ ان کی ایک بہت مشہور و معروف نظم ہے جو میں آپ کو پیش خط کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل مودت سے بھرا ہو، اشک غم آنکھوں میں ہو، اہو میرا مولا سرہانے جب کہ دم آنکھوں میں ہو۔ یہ ان کی ایک نظم ہوا کرتی تھی جو بہت مشہور و معروف تھی۔ میں فردوسی عظیم آبادی کا بیٹا ہوں، اور فردوسی عظیم آبادی کے بارے میں بتاؤں کہ وہ اچھے نظم کہا کرتے تھے، اچھی غزلیں کہا کرتے تھے، اچھے نوحہ کہا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ان کی ساری کتابیں بھی نکلی ہیں۔ ان کے شعر سے میں آپ کو اس طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ ان کا شعر میں پیش کرتا ہوں ایک نظم کا جو انہوں نے لکھی ہے مولا علی کی شان میں، کہ آج ساقی دور محفل بے جابانا رہے، ارند ہو مسند نشی گردش میں پیمانا رہے، اب پی کے بہکوں بھی تو یہ انداز رندانہ رہے، یا علی کہہ کے سنبھلوں دل جو مستانہ رہے۔ شاعری کی ابتدا 1957 میں ہوئی، 1960 سے چھپتا رہا ہوں،
मेरा एक मजमूआ इंतसाब के नाम से 1994 में शाया हुआ, जिसे उर्दू एकेडमी बिहार ने पहले अवार्ड जमील मजहरी अवार्ड से नवाजा। वो मजमूआ अब पटना यूनिवर्सिटी के एमए के निसाब में तकरीबन 8 साल से पढ़ाया जा रहा है। अब मैं अपने कुछ चंद अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए कि ख्वाब आँखों से चुने नींद को वीरान किया, इस तरह उसने मुझे बेसरो सामान किया। खाके वीरा था फ़कत हू की सदा गूंजती थी, खाके वीरा था फ़कत हू की सदा गूंजती थी। मेरी वहशत ने बयाबा को बयाबान किया। मैंने एक शख्स की शाइस्ता मिजाजी के लिए अपनी हर ख्वाहिशे खुश रंग को कुर्बान किया। मैंने अपना अदबी शेर व शायरी का आगाज़ 1954 में किया, जबकि मैं 8वें दर्जे का तालिब इल्म था। और शुरू में इस्लाम मैं अपने वालिद मोहतरम से शाह अज़ीम आबादी से लिया करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं सैयद जलालुद्दीन अकबर से इस्लाह लिया करने लगा। और अदबी खिदमत का जज्बा मुझ में शुरू से ही है। क्या सुनाऊँ मैं गुलिस्तां की कहानी तुमको, क्या सुनाऊँ मैं गुलिस्तां की कहानी तुमको, शाख़ ज़ैतून पे इबलीस का घर है यारो। और एक शेर और एक मतलब देखें कि बेवफाओं से भी अब वफ़ा कीजिए, बेवफाओं से भी अब वफ़ा कीजिए, ज़ालिमों से भी हंसकर मिला कीजिए, दिल में अपने खलिश न रखा कीजिए, दोस्ती का भी कुछ हक़ अदा कीजिए। यूँ तो पटना शहर में बहुत सी मशहूर मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन पत्थर की मस्जिद अपनी नौइयत के लिहाज से इन सब से मुख्तलिफ है। ये पत्थर की मस्जिद जो लबे सड़क अशोक राजपथ में वाक़ है, जो बाद में सुल्तानगंज के बजाय पत्थर की मस्जिद कहलाने लगा, इसे जहांगीर के बड़े लड़के परवेज़ ने बनाया। पत्थर की मस्जिद को 1621 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के बेटे परवेज़ शाह ने तामीर कराई थी। मस्जिद के गुंबद, दरीचों और दरवाज़ों की नक्काशी उसी दौर के कामयाब और हुनरमंद कारीगरों ने की थी। कहा जाता है कि पत्थर की मस्जिद को इन कारीगरों ने चंद घंटों में ही तामीर कर दिया था। इस मस्जिद की शोहरत इंटरनेट और कंप्यूटर के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। यहाँ अक्सर मुहक़्क़ीन और सन्नाई से दिलचस्पी रखने वाले मस्जिद को देखने दुनिया के कोने कोने से पहुँचते हैं। पत्थर की मस्जिद को संगी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये जहाँ हिंदुओं के लिए मुक़द्दस रहा है, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये पंजाबियों के लिए उससे ज़्यादा ये मुक़द्दस रहा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। पटना शहर में जहाँ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं, वहीं ये शहर सिखों के गुरु गोविंद सिंह साहब का जाए पैदाइश भी है। यहाँ तख्त हरमिंदर सिंह जी पटना साहब भी कायम है। पटना में सर्वप्रथम श्री गुरु नानक देव जी आए थे और यहाँ अपने हाथों से एक संगत का निर्माण किया था। उसके बाद पटना में 9वें गुरु तेग बहादुर जी परिवार के समेत आए और यहाँ पर ठहरे। उस समय माता गुजरी जी गर्भवती थी, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी आगे यात्रा में उन्हें नहीं ले गए और समय पा करके इसी पवित्र स्थल पर, जिसे तख्त हरमिंदर जी पटना साहब कहते हैं,
यहाँ 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। ये सिखों का दूसरा महान तख्त बना और गुरु गोविंद सिंह जी जन्म लेकर के यहाँ 7 बरस तक रहे। 7 साल तक उन्होंने यहाँ पर बचपन में अनेकों बाल लीला किए हैं। पटना शहर पर बुजुर्गों, पीरों और दरवेशों की दुआओं का बहुत असर रहा है। लोग अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों को इन बुजुर्गों के सामने रखते रहे हैं। उनका अक़ीदा है और उन्हें यकीन है कि उनके बुजुर्ग उनकी परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर करने का कोई न कोई रास्ता या हल निकाल लेंगे। सूफियाए किराम की दरगाहें और खानकाहें हमेशा से कौमी यकजहती और कौमी रवादारी का मरकज़ रही हैं। इस पटने में भी बुज़ुर्गान दीन की दरगाहें और खानकाहें उर्दू ज़बान व अदब के इर्तिक़ा के हवाले से और इस पटना शहर के रहने वालों के दरमियान आपसी मोहब्बत, रवादारी और खैर सगाली के हवाले से एक अहम मरकज़ के तौर पर याद की जाती हैं और याद की जाती रहेंगी। ये खानकाह जो मीतन घाट महल्ले में वाक़ा है, ये महल्ला भी एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग की यादगार है। हज़रत मुल्ला सैयद बदीउद्दीन आलमगीरी उर्फ़ मुल्ला मीतन औरंगज़ेब के अहद के एक बड़े नाबग़े रोज़गार उस्ताद और आलिम और सूफ़ी थे। इन बुज़ुर्गों ने लोगों की खिदमत का काम भी खूब किया है। शब व रोज़ यहाँ सैकड़ों अफराद हर मज़हब व मिल्लत के मौजूद होते हैं और अपना दुख दर्द लेकर हाजिर होते हैं। उन्हें इस बात का यकीन होता है कि यहाँ के दरो दीवार और यहाँ बैठने वाला सज्जादा नशीं उनके दर्द को पूरे खुलूस के साथ सुनेगा और उनके दर्द के मदावा की कोई ना कोई ऐसी शक्ल निकालेगा जिससे उनके दर्द के दरमा का कोई सवाल पैदा हो सके। और ये जगह कुतुब खाने के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। यहाँ 15,000 मतबूआत है। उसके अलावा तकरीबन 550 मखतूतात हैं। यहाँ कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन की किताबें भी, तुलनात्मक अध्ययन सभी धर्मों का, उस पर भी किताबें यहाँ मौजूद हैं। और ये एक ऐसा सेंटर है, ये एक ऐसा मरकज़ है जिसे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की एक पुरज़ोर और बावक़ार अलामत कहा जा सकता है। उर्दू ज़बान, शेर व शायरी और अदब की खुशबू को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर फैलाने में पटना सिटी के बाशिंदे, सरकारी और गैर सरकारी इदारे पेश रहे हैं। एकेडमी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए पाबंद अहद है और मसरूफ़ कार है। अपनी रवायती सरगर्मियों के साथ साथ एकेडमी ये चाहती है कि उर्दू आबादी आज के इक़्तिसादी और साइंसी तरक्यात के दौर में किसी भी तरह वो पीछे ना रहे, बल्कि जदीद इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से पूरी तरह आशना व मुस्तफ़ीद रहे। इसलिए हमने वेबसाइट एकेडमी का बनाया है। इल्मी मजलिस बिहार हमारी एक सोसाइटी है जिससे हम मुशायरा, सेमिनार, सिम्पोजियम, ऐसे कंपटीशन कराते रहते हैं। इस तरह से इल्मी मजलिस बिहार 1980 से लेकर के आज तक मुतअद्दिद शायरों को नवाजा, सेमिनार हुए और बड़े बड़े शुअरा अदबा को हम लोगों ने उससे नवाजा। पटना सिटी और उसकी छोटी छोटी लेकिन प्यारी प्यारी बातें और चीज़ें हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी काफ़ी मकबूल है। इस गली में हर एक आदमी मौड़ी पगड़ी बनाते हैं, तो यहाँ हर एक दुकान में बिकता है और घर घर में बनता है। औरत का काम औरत करती है, मर्द का काम मर्द करता है। ये मौड़ी पगड़ी हम लोग बनाकर यहाँ बेचते हैं और ये हिंदू लोग के शादी विवाह में काम में आते हैं और ये इसको शुभ अब माना जाता है। और ये यहाँ से पूरे बिहार में सप्लाई होती है, हिंदुस्तान के कोना कोना में भी जाती है। इसकी हर एक की कीमत 50 से लेकर 500 भी है, 5000 तक की भी है। यहाँ ऑर्डर देने पर जिस तरह का बोलिएगा उस तरह के आपको मिल जाएगा। पटना सिटी की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, हीरो हीरोइन और अदाकार यहाँ के बाशिंदों के दिलों में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। ज़माने क़दीम से अब तक हज़ारों बार बदला है, मगर पटना तो पटना था, मगर पटना तो पटना है।